स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट विद मेटलर्जी। तो हमने देखो अब तक फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, ठीक, और एक चैप्टर की रिवीजन भी हो गई सॉल्यूशन की विद द कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। तो अब आज स्टार्ट करनी है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ मेटलर्जी, सेकंड पी ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक, देन द कोऑर्डिनेशन। 4 चैप्टर्स को बहुत मतलब कि ये फिजिकल केमिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा सिलेबस आपको कम लगेगा, मीन्स क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। ऑल्दो थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो सब आपस में लिंक है। अगर आप बेसिक्स कर लेते हो तो बड़ा आसान रहेगा इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना भी, ठीक। तो अब सबसे पहले ये चैप्टर है क्या इसकी डिमांड है, क्या इसके एम्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये चैप्टर आपके पास 10th क्लास में भी एक पार्शियल फॉर्म में था। मेटल नॉन मेटल 3rd चैप्टर में था कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि वहाँ पर आपने बहुत ही एक बेसिक लेवल पर किया था, उससे फर्दर अब एडवांस लेवल करेंगे। और इस चैप्टर में यहाँ हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़फुल प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप आयरन, कॉपर वगैरह है, इसे किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं नेचर से, क्योंकि देखो मेटल्स नेचर से ही मिलती हैं, कोई ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। जो मिल्स होती हैं उनमें केवल उनको प्योर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आयरन को बनाते हैं, कॉपर को बनाते हैं। कॉपर, आयरन, गोल्ड कुछ भी है, ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं। केवल हमें उसको फिर सॉइल या स्टोन जहाँ पर भी वो प्रेजेंट है उसमें से हम केवल उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते कभी भी। मीन्स दीज आर नॉट सिंथेटिक थिंग्स, दीज आर नेचुरल थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटलर्जी चैप्टर इज़ रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। अब हम टेक्निक्स पर आएँ, रूल्स पर आएँ, प्रिंसिपल्स पर आएँ, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मेटल जो है आपकी 2 कंडीशन में मिलती है। एक होती है नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, और सेकंड होती है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब ये नेटिव या फ्री स्टेट क्या होती है? देखो आपके पास मेटल्स हैं। अब कई बार तो मेटल नेचर में उसी फॉर्म में ही सॉइल सैंड में प्रेजेंट रहेगी, मीन्स वो एक पाउडर की फॉर्म में रहेगी, लेकिन वो किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन नहीं करेगी। जैसे आपके पास ना सिल्वर Ag, गोल्ड Au या Pt प्लैटिनम, ये कैसी मेटल्स हैं? इन्हें बोलते हैं हम इनर्ट और लेस रिएक्टिव मेटल्स, कि ये रिएक्ट नहीं करती। तो इसीलिए जो ये ऑक्सीजन या वाटर या किसी और नॉन मेटल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, ये इसी तरीके से प्रेजेंट रहती हैं नेचर के अंदर। बट जो कुछ एक रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये इस फॉर्म में नहीं मिलती। जरा ध्यान देना, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी। मीन्स सोडियम कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्योर सोडियम तो वैसे भी ब्लास्ट कर जाता है। ये मिलेगा आपको NaOH की फॉर्म में, Na2CO3 की फॉर्म में। एल्यूमिनियम है, ये मिलेगा आपको Al2O3 की फॉर्म में। आयरन है, ये मिलेगा Fe2O3। तो मीन्स ये फ्री नहीं है कि सिंपल एल्यूमिनियम या सिंपल आयरन या सिंपल Na की फॉर्म में नहीं है, इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। और क्यों? बिकॉज दीज आर रिएक्टिव, इनकी टेंडेंसी हाई होती है रिएक्ट करने की। और मेटल किससे रिएक्ट करता है? नॉन मेटल से। ये फिक्स है कि मेटल हमेशा नॉन मेटल से ही रिएक्ट करेगा, 2 मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होएगी तो वो आपकी क्या स्टेट हो जाएगी? कंबाइंड स्टेट। तो रिएक्टिव मेटल्स देखो बड़ा आसान है, इसमें आ सकता है कि वो आपको कुछ सेट्स दे दें, बताओ कि इनमें से कौन सी मेटल्स रिएक्टिव हैं, मतलब कौन सी मेटल नेटिव स्टेट में मिलेंगी, कौन सी कंबाइंड में। तो आप देख लो कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो हैं वो ऑल्दो मे बी कि वो क्वेश्चन में हिंट भी दे दे कि दीज आर रिएक्टिव एंड दीज आर
मोर रिएक्टिव एंड दिस आर लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव हैं वो मिलेगी कंबाइंड फॉर्म में, जो लेस रिएक्टिव है वो मिलेंगी फ्री या नेटिव स्टेट में। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ ये आना चाहिए कि जो फ्री स्टेट वाली हैं वो कैसी होंगी, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, और जो कंबाइंड में है वो इसीलिए कंबाइन हुई है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी हाई है। ठीक, नाउ इसके बाद एक टर्म आती है आपके पास और एंड मिनरल। ठीक, और एंड मिनरल। अब मैं स्टार्टिंग मिनरल से ही करूँगा, बाद में और लेंगे। मिनरल क्या है, नाम सुना होगा आपने, मिनरल वाटर। देखो ऐसा वाटर जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, और मैग्नीशियम कैल्शियम मेटल भी हैं, ध्यान रखना। मैग्नीशियम कैल्शियम ये क्या है, मेटल्स भी हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, दीज आर द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल इज प्रेजेंट। तो मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर, नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर क्या, मेटल प्रेजेंट है। मेटल इज प्रेजेंट इन दिस नेचुरल सब्सटेंस। एंड और भी एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें मेटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी मेटल प्रेजेंट है। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस ये हुआ कि जो मिनरल है इसमें मेटल प्रेजेंट हो सकती है, मे बी इन स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल एज वेल एज लार्ज। इन बोथ क्वांटिटीज metals can be present in the mineral, but in the ore metal is always present in large amount, इतने अमाउंट में कि इसको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। मीन्स ये एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सब्सटेंस है। देखो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, फालतू बड़ी बात इसमें बात नहीं है। और का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस, देखो जैसे ना बताता हूँ आपको, आपका कोई ग्राउंड है या आपकी फील्ड भी है, आपके खेत हैं, उसमें भी गोल्ड प्रेजेंट है, उसमें सिल्वर भी प्रेजेंट है, और बहुत कोई और कॉस्टली मेटल है वो भी प्रेजेंट होगी, तब वो मिनरल है, बट वो और नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेटल है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। एक्चुअल में अगर आप पूरे खेत में से फिर गोल्ड को निकालना स्टार्ट करो तो पता लगेगा आपका जो एक्सपेंस आ जाएगा 50,000 और गोल्ड मिलेगा आपको मुश्किल से 500 रुपीज़ का। तो गोल्ड तो बहुत कम मिला, खर्चा बहुत फालतू आ गया। मीन्स क्योंकि उसमें बहुत लेस अमाउंट में मेटल प्रेजेंट थी, उसे क्या बोलते हैं, मिनरल। ठीक है, लेकिन और उसी को बोलेंगे जिसमें केवल लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंस, वो सैंड, सॉयल या स्टोन हो सकता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में मेटल प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, और। ऑल्दो अब देखो यहाँ पर एक लाइन आती है, बट 10th में पढ़ी होगी, ऑल दी ओर्स आर मिनरल, ऑल दी ओर्स आर मिनरल, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है तो मिनरल में भी प्रेजेंट है। और में क्या है, लार्ज में लार्ज है, ठीक। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट और, क्योंकि वो मिनरल जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में होगी मेटल, उसे हम और तो नहीं कह सकते। और तो वही है जिसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और मिनरल में क्या है, स्मॉल में भी प्रेजेंट है और लार्ज में भी। ऑल्दो अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बाद आपने सिंपल माइंड सेट से काम यही लेना है, अगर लार्ज क्वांटिटी में मेटल है तो वो और है, और लेस क्वांटिटी में है तो वो मिनरल है। अगर ये क्वेश्चन आता है फिर बताना पड़ेगा आपको कि मिनरल का मतलब है लेस क्वांटिटी में भी आ सकती है और लार्ज क्वांटिटी में भी। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है तो उस मिनरल को हम क्या बोल सकते हैं, और। लेकिन अगर वो लेस क्वांटिटी में है तो वो और नहीं है। जैसे आपके फील्ड में है, खेत में सॉइल है, तो मिनरल है। वी कांट से दैट इट इज़ अ और, बिकॉज उसमें वो लेस क्वांटिटी में है। लेकिन किसी जगह पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में है तो आप उसको मिनरल बोल दो या और बोल दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि और भी लार्ज अमाउंट है और मिनरल को भी हम लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक, तो एक तो टर्म आपकी ये हो गई, और इसके बाद एक टर्म और होती है, इट इज़ नोन एज गैंग। देखो स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है इसकी, नाम गैंग है, GANGUE, गैंग।
एंड व्हाट इज़ गैंग? वेस्ट, गंदगी जो गैंग होता है। देखो जैसे मेटल के साथ में ना हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, गंदगी मीन्स इम्प्योरिटी। तो मेटल के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गैंग। जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड के साथ में सॉइल भी प्रेजेंट है, सैंड भी प्रेजेंट है, और कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है जो डिजायर्ड नहीं है। ऑल दीज इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग। सो गैंग्स आर दी इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट अलोंग विद द मेटल। तो मेटल के साथ में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उन्हें हम गैंग बोलते हैं। ठीक, तो ये तो आपकी बहुत ही एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसके बाद मैं आज वीडियो में देखो जो करवाऊंगा ये पूरा चैप्टर बार बार इसी के अराउंड ही रिवॉल्व होगा। तो इस चीज़ को ज़रा 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके आप समझ लेना, ये समझने वाला है। ऑल्दो इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको रिमेंबर भी करनी है। वो रिमेंबर वाला पार्ट अलग हो गया, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं आई डोंट नो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पोर्शन अगर आपको आ जाता है तो फिर चैप्टर को याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। थोड़ा क्या, बहुत आसान रहेगा। और आई थिंक ये 4 मार्क्स का अगर चैप्टर होता है तो 2 मार्क्स तो इसके सिंपल अगर आपने समझ लिया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, उसमें ही निकल जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है 4 के 4 मार्क्स भी आ जाएं। देखो ये जो पूरी प्रोसेस है ना एक स्टेप्स में होनी है, और हमें इस पूरे चैप्टर में उन स्टेप्स को ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको मैं उन सब स्टेप्स को एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, समरी में। और ये अगर आपको नहीं आता जो बताने वाला हूँ, मीन्स अगर आप इसको नेक्स्ट वीडियो देखते हो या इस वीडियो को बार बार नहीं देखते हो तो वो समझ नहीं आएंगे। तो पहले ही समझना कि मेटलर्जी में स्टेप्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप होता है क्रशिंग, या इसको हम बोल देते हैं पल्वराइजेशन। ठीक है, पल्वराइजेशन या क्रशिंग। अब देखो ज़्यादातर होता क्या है, जो हमारी मेटल प्रेजेंट होती है ये स्टोन में प्रेजेंट होती है, स्टोन की फॉर्म में, मीन्स जो पत्थर तोड़ते हैं उस पत्थर में होती है। तो हमें क्या है, देखो अब स्टोन से तो आप मेटल नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले उसको क्रश करना पड़ेगा, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर देखो कहीं पर पाउडर की फॉर्म में पहले ही प्रेजेंट है, मीन्स कि वो सैंड में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, फिर तो कोई बात नहीं। बट अगर वो स्टोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्रशिंग। ठीक, मैं अभी आप देखो ये और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसकी मैं हर चीज़ को बाद में जब कोई भी टॉपिक लूँगा सेपरेटली वहाँ इसको डिस्कस करूँगा। बट अभी मैं हर टॉपिक को एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे टॉपिक्स पता हों कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, कि आज ये करवाया तो कल वो होगा, और उनके बीच में एक आप कोऑर्डिनेशन बना सको। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत मुश्किल बन जाएगा फिर। तो पहला क्रशिंग कर दी। अब देखो आपको ये पाउडर की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब मान लो आपको इस सॉइल की फॉर्म में मिल गया, भाई आपने स्टोन को पल्वराइज कर दिया, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया फाइन पाउडर में। तो अब उस पाउडर के अंदर सारी तो मेटल नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, मीन्स सॉइल भी होगी, वो भी इम्प्योरिटी ही है, मेटल तो मेटल ही है, प्योरिटी तो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका नाम होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप क्या हो गई? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ओर की कंसंट्रेशन, मीन्स देखो ओर का मतलब क्या है, जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसको कर लेंगे कंसंट्रेट, मीन्स उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे। वो कैसे? इम्प्योरिटीज़ को दूर करके। यानी कि इस स्टेप में जो और के साथ में इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देंगे। यानी कि किसका अमाउंट बढ़ जाएगा फिर? और का। यानी कि इसको बोल दिया गया कंसंट्रेशन ऑफ और। देखो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, यहाँ इस लाइन का मतलब है कि हमें जिस सब्सटेंस के अंदर मेटल प्रेजेंट है उसको लार्ज अमाउंट में लेना है, बेनिफिट भी उसी का ही है, और जो गैंग है उसे रिमूव करना है। यानी कि इस स्टेप में क्या हो जाएगी? रिमूवल ऑफ गैंग। हमें यहाँ पर गैंग लाइक सैंड, सॉयल, स्टोन, एनीथिंग, उनको अलग कर देना है। तो इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे,
बहुत बड़ा पोर्शन, मतलब कि बहुत बड़ा टॉपिक है, वन वीडियो में यही शायद पूरा हो पाएगा। ठीक, अभी आप समझ लो, पहला क्या हो गया, हमने उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो पाउडर आ गया उस पाउडर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग कर दिया, एंड दैट स्टेप इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो हो गई। अब देखो ओर का मतलब मेटल नहीं होता है, और ये होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर क्या होगा, Al2O3। अच्छा, जिंक का ओर ZnO भी हो सकता है, ZnS भी हो सकता है। भी अब मर्जी है कि आपका जिंक के साथ में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है या सल्फर लगा हुआ है। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट भी ZnCO3 भी हो सकता है, CuO कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक, ये सब ओर्स हैं आपके पास, अलग अलग ओर हैं। अब एल्यूमिनियम आप आयरन का ले लोगे तो Fe2O3 आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से बहुत अलग अलग आपको ओर मिल जाएंगे। अब करना क्या है, ये जो इनके साथ में ये नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी लगी हुई है, ये कैसी इम्प्योरिटी होगी, नॉन मेटालिक। कॉपर के साथ में यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ सल्फर लगा हुआ है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है। हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, एंड द प्रोसेस बाय विच वी विल रिमूव दीज नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ और। यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे मेटल की, आप इसको मेटल भी बोल सकते हो, रिडक्शन ऑफ मेटल। कैसे, देखो अगर मैं बहुत सिंपल लूँ, ये वाला Al2O3, अगर मैं इसमें से एल्यूमिनियम में से ऑक्सीजन को अलग कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, और O2 अलग हो जाएगा। एंड ये पढ़ाई होगा आपने, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन। आपने एल्यूमिनियम को अलग कर दिया। ऐसे ही रिडक्शन की डेफिनेशन ये भी होती है, जब किसी सब्सटेंस से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अलग हो जाए। और मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मेटल हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और जो जुड़ा हो मेटल से वो क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ हैं ये कैसी होती हैं, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट चला जाए उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि अब हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को दूर करना है, यानी कि रिडक्शन करनी है। तो अब हम इसमें से नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज को दूर कर देंगे। अब ये मत समझना कि इसके बाद जो आपको मिलेगा ये एल्यूमिनियम, ये जिंक, या वो कॉपर, या ये आयरन, इसे हम प्योर मेटल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें मेटल मिलेगी ना उसे क्या बोलेंगे, वी विल गेट द क्रूड मेटल। ठीक है, क्रूड का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं। ऐसे ही जो आपको क्रूड मेटल्स मिल जाती हैं, फिर हम इन क्रूड मेटल्स को कन्वर्ट करते हैं प्योर मेटल में। क्योंकि देखो जो हमें डेली लाइफ में यूज़ है वो किसका होता है, प्योर मेटल का। तो यहाँ पर फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और किसी भी मेटल की क्वालिटी इसी प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आप इसको कितना रिफाइन करते हो। क्योंकि इन सब स्टेप के बावजूद मेटल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं जो कि रिमूव नहीं होती, फिर वो हम रिफाइनिंग से दूर करते हैं। यानी कि रिफाइनिंग ऑफ, इसको मैं थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, क्या लिखोगे यहाँ पे, क्रूड, CRUDE, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। आपको क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करनी है। और ये रिफाइनिंग देखो, अब एक ही प्रोसेस से आप हर मेटल की रिफाइनिंग नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की मतलब कि आयरन के लिए अलग होगी रिफाइनिंग, कॉपर के लिए रिफाइनिंग का मेथड अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए रिफाइनिंग का मेथड अलग होगा। तो अलग अलग रिएक्शंस के मेटल्स के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा रिफाइनिंग में। और रिफाइनिंग में हम अप टू 99.9% तक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्योर मेटल मिल जाए। तो 99 से कम प्योर है तो उसको रिफाइंड मेटल नहीं बोलते। फिर उस प्रोसेस को दोबारा करेंगे। कई बार तो कई प्रोसेस ऐसी भी हैं जहां हमें 5-6 टाइम्स उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि हमें एक प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है,
तो अब देखो ये जो आपको मैंने एक समरी बताई है, आज का वीडियो मैं इससे आगे नहीं लूँगा क्योंकि हमें इस चैप्टर को समझना भी है, आराम से भी करना है। जितना आप इसको आराम से करोगे समझ करके, उतना ही ये लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी में रहेगा। अगर जल्दबाजी करोगे और शॉर्ट ट्रिक्स लगाओगे तो ये चैप्टर तो कभी आएगा नहीं। हमेशा आपको जब भी आपको करना पड़ेगा इसको फिर क्रैम करना पड़ेगा और वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। और सबसे आसान चैप्टर है, अगर आप इसको समझ लो, बड़ा आसान सा मेथड हो गया है। अगर अब आप देखो बैठे हुए घर पे लॉकडाउन में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप यूट्यूब पर देख भी सकते हो, डिस्कवरी में आता है कि कैसे रिफाइनिंग होती है। आप लिख सकते हो वहाँ पर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड इन द मिल और इन द फैक्ट्री, आप ऐसे डालोगे या गोल्ड मिल में कैसे गोल्ड बनता है, पूरा बताएंगे आपको। वो डिस्कवरी चैनल का नाम लिख दो आगे वहाँ पर, डिस्कवरी चैनल एंड मेटल प्योरीफिकेशन मेथड, वहाँ पूरा का पूरा आपको एक लाइव प्रोसेस दिखा देंगे कि कैसे मेटल्स को ऑब्टेन करना है, फिर उसको हीट करना है, फर्नेस में हीट करना है, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसको ये किया वो किया, पूरी प्रोसेस आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला मैं दोबारा एक बार ले लेता हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। आपके पास यूजुअली मेटल्स मिलती हैं रॉक और स्टोन की फॉर्म में, उनको आपने क्रश कर देना है। क्रश हो जाएंगी तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। उस पाउडर के अंदर मेटल भी होगी और नॉन मेटल भी होगी। तो आपने उसमें क्या है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज सैंड सॉइल को अलग कर देना, मीन्स इम्प्योरिटीज को दूर करना है। दैट स्टेप इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब आपके पास केवल ओर आ गया। ओर का मतलब क्या होता है, मेटल प्लस सम नॉन मेटल जो जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन और में जो चीज़ें ना केमिकली बॉन्डेड नहीं थी, हमने उनको रिमूव किया। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमने नॉन मेटल को अलग किया, यहाँ भी नॉन मेटल अलग किया, बट यहाँ पर तो एक मिक्सचर था, जैसे आयरन प्लस सॉइल, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। बड़े आराम से इसको आपने जैसे कि थोड़ा सा तेज़ हवा चलाई, उससे अलग कर लिया, पानी में डाला, एक चीज़ ऊपर आ गई नीचे बैठ गई, इस तरीके से अलग कर लिया। लेकिन जो ये जुड़े हुए हैं O2S, ये अलग ऐसे नहीं होंगे। इसके लिए हमें फिर केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर पहला स्टेप में तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया पाउडर में। दूसरे स्टेप में क्या किया है, आपने इसमें से सैंड सॉइल जैसी इम्प्योरिटी दूर कर दी, गैंग को रिमूव कर दिया। फिर थर्ड में क्या किया आपने, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, ऐसी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी जो कि मेटल के साथ में केमिकली बॉन्डेड थी, उसको अलग कर दिया। और जब आपने केमिकली बॉन्डेड इम्प्योरिटी को अलग किया, जो मिला उसे क्या बोला गया, क्रूड ऑयल, क्रूड मेटल। और फिर क्रूड मेटल की अलग अलग तरीके से रिफाइनिंग करके उसको एक प्योर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसका आपने यूज़ किया। और मेटल के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मीन्स कहीं कंस्ट्रक्शन में, कहीं ज्वेलरी में, और इवन इलेक्ट्रिकल आइटम्स में भी होते हैं। ठीक, तो आज का ये वीडियो बहुत मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है, थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम केवल 2 टॉपिक्स करेंगे। क्रशिंग कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट्स का काम है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये थोड़ा सा एक इसको एलैबोरेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।